हेलो फ्रेंड्स, HTML टेक्स्ट ट्यूटोरियल सीरीज में आज इनपुट टैग की हम लोग तीसरी वीडियो बना रहे हैं, जहां पे आपको कुछ और नई चीज़ें मैं बताने वाला हूं। ये इनपुट टैग की पूरी सीरीज देखने के बाद में आपको एक फॉर्म क्रिएट करना आ जाता है, जिसमें आप अपनी वेबसाइट के लिए किसी और की वेबसाइट के लिए एक फॉर्म क्रिएट करके, चाहे वो साइन अप हो, लॉगिन हो, रजिस्ट्रेशन हो, किसी भी तरीके का फॉर्म हो, आप क्रिएट कर सकते हो। तो इस वीडियो को मिस मत कीजिएगा। तीनों वीडियोज अगर आपने लाइन से देखी है तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। हेलो फ्रेंड्स, हम लोग आ चुके हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पे। दोस्तों, आज हम लोग का इनपुट टैग का थर्ड वीडियो है, जहाँ पे हम लोग फॉर्म बनाना सीख रहे हैं। फॉर्म के अंदर हम लोग कैसे कैसे नए नए एट्रीब्यूट्स का और कैसे कैसे नई नई वैल्यूज का यूज करके हम लोग कुछ नया बना सकते हैं फॉर्म के अंदर, और क्या क्या तरीके होते हैं एक परफेक्ट फॉर्म बनाने का HTML के अंदर, वो सीख रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आपने पिछली दो वीडियोस देख रखी होंगी तो आपको बहुत सी चीज़ें यहाँ पे मालूम होंगी कि यहाँ पे फॉर्म बनाने के अंदर इनपुट टैग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसके अंदर हम लोग नए नए एट्रीब्यूट्स का यूज़ करते जाते हैं, जैसे कि टाइप एट्रीब्यूट, नेम एट्रीब्यूट, और भी बहुत चेक बॉक्स वगैरह वगैरह होते हैं। तो मैंने बहुत सी चीज़ें आपको वहाँ पे बताई है। लगभग आपको फॉर्म बनाना आ गया है। आप कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहले अगर मैं आपको अभी यहाँ पे कोड रन करके दिखाऊँ तो देखिए इस तरीके का फॉर्म है। यहाँ पे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और एक सबमिट बटन अभी मैंने तैयार करके रखी हुई है, और ये सब चीज़ें आपको पहले से मालूम है। तो आज की वीडियो में हम लोग यहाँ पे क्या सीखने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पे आज की वीडियो में हम लोग एक एक्सेप्ट नाम का एट्रीब्यूट है उसके बारे में जानेंगे कि ये एक्सेप्ट नाम का एट्रीब्यूट क्या काम करता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसके लिए हम लोग को करना क्या होगा कि यहाँ पे हम लोग एक इनपुट टाइप फाइल लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग सबमिट बटन के ऊपर यहाँ पे एक इनपुट लिखते हैं, इनपुट टैग जैसे लिखा जाता है, और यहाँ पे टाइप एट्रीब्यूट यूज़ करना है। तो अगर आप इस एप्लीकेशन का यूज़ कर रहे हो तो आप डायरेक्ट यहाँ पे इसको ऐसे यूज़ करके इनपुट लिख सकते हो, या फिर आप डायरेक्ट भी स्निप करके लिख सकते हो। तो HPCK में काफ़ी ज़्यादा आपको यहाँ पे फीचर्स मिल जाते हैं। अब यहाँ पे टाइप एट्रीब्यूट लिखना होगा। टाइप एट्रीब्यूट लिखने के बाद में FILE फाइल लिखना होगा। फाइल लिख दिया, ओके। अब इसके बाद में हम लोग यहाँ पे अगर इसको कोड को रन करते हैं तो कुछ इस तरीके का यहाँ पे एक बॉक्स आता है। अगर हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा BR लगा देते हैं, BR मतलब ब्रेक लाइन टैग, तो काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ से थोड़ा स्पेस मिल जाता है हम लोगों के लिए। तो यहाँ पे हमने ब्रेक लाइन लगा दिया। अब यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे चूज़ फाइल का एक ऑप्शन आया है, जहाँ पे आप अपनी फाइल को चूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे फाइल किस तरीके की चूज़ करनी, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे चूज़ फाइल पे गए तो हम लोग का यहाँ पे स्टोरेज खुल जाएगा। अगर यहाँ पे हम पहले से ओपन इन ब्राउज़र करते हैं और यहाँ पे हम लोग किसी भी फाइल को चूज़ करने के लिए जाते हैं, तो आप चाहे इमेज चूज़ कर सकते हो, कोई वीडियो हो गया, कोई ऑडियो हो गया, तो आप उसको अपने तरीके से चूज़ कर सकते हो। मान लीजिए मैं फाइल पे गया और यहाँ पे आप कोई फोटो, वीडियो, इमेज कुछ भी आप चूज़ कर सकते हो। तो अब मान लीजिए आप कोई वेबसाइट बना रहे हो लाइक यूट्यूब। ठीक है, थोड़ी देर के लिए समझते हैं कि यूट्यूब जैसी कोई वेबसाइट है। अब यूट्यूब के अंदर अगर आप जानते होगे तो बेसिकली वीडियोस अपलोड होती हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे वीडियो अपलोड कर सकते हो, और आपको यहाँ पे कम्युनिटी टैब में आपको यहाँ पे फोटोज़ डालने का भी ऑप्शन मिलता है। तो कुल मिला के अगर समझे हैं कि हम लोगों को यहाँ पे दो चीज़ें को परमिशन होती है, या तो वीडियो डाल सकते हैं या तो फोटो डाल सकते हैं। पर यहाँ पे क्या आप यूट्यूब के अंदर ऑडियो को अपलोड कर सकते हो? किसी भी तरीके से नहीं कर सकते हो। तो ऐसे ही अगर आपको अपनी वेबसाइट के अंदर ये बताना है कि यहाँ पे जो चूज़ फाइल का ऑप्शन है, ठीक है, तो यहाँ पे जो चूज़ फाइल का ऑप्शन ये दिखा रहा है, इसके अंदर आप सिर्फ वीडियो डालेंगे। तो ये कैसे करोगे? यहाँ पे तो कुछ भी डाला जा सकता है। तो इसके लिए हम लोग एक्सेप्ट एट्रीब्यूट का यूज़ करेंगे। अगर मान लीजिए अभी मैं यहाँ पे चूज़ फाइल पे चलता हूँ तो यहाँ पे कुछ भी अपलोड कर सकते हो, वीडियो, ऑडियो, इमेज, कोई भी तरीके का कोई भी फॉर्मेट हो आप यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर मैं दिखाता हूँ कि चूज़ फाइल पे गया, चूज़ फाइल करने के बाद फाइल्स पे गया, तो यहाँ पे सब कुछ ओपन हो जाएगा। डायरेक्ट मैं अपने यहाँ पे फ़ोन की स्टोरेज में जाने के बाद में कुछ भी यहाँ पे कोई भी आपका म्यूज़िक अपलोड कर सकता हूँ। यहाँ पे कोई भी म्यूज़िक, कोई भी वीडियो, कुछ भी यहाँ पे कोई भी रिकॉर्डिंग, कोई भी फोटो यहाँ पे अपलोड की जा सकती है। तो मैं यहाँ पे नहीं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे अपलोड करूँ कुछ भी ऑडियो वगैरह। मैं यहाँ पे सिर्फ फोटो अपनी वेबसाइट पे अपलोड कराना चाहता हूँ। तो उसके लिए यहाँ पे एक्सेप्ट एट्रीब्यूट का यूज़ होगा। एक्सेप्ट एट्रीब्यूट कैसे यूज़ करना है समझते हैं। यहाँ पे आपने जो इनपुट टैग का यूज़ किया है और ये जो फाइल एट्रीब्यूट का यूज़ किया है, इसी के बीच में यहाँ पे आपको यहाँ पे एक्सेप्ट एट्रीब्यूट का यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखते हैं एक्सेप्ट, ACCEPT, एक्सेप्ट लिख दिया। अब यहाँ पे स्क्रॉल का निशान आया है। स्क्रॉल के निशान के बाद यहाँ पे एट्रीब्यूट के अंदर वैल्यू के अंदर क्या डालना है? अगर आपको फोटो अपलोड करानी है तो आपको लिखना है इमेज। ठीक है, IMAGE इमेज, और आपको ऐसे लेस देन लगा के स्टार लगा देना। स्टार लगाने से क्या होगा कि देखिए फोटो भी बहुत सी तरीके की होती हैं आपकी, जैसे कि JPG हो गई, ठीक है, PNG हो गई,
तो ऐसे बहुत से फॉर्मेट होते हैं फ़ोटो के अंदर, तो सारे फॉर्मेट यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे, कोई दूसरी चीज़ यहाँ पे नहीं आएगी। तो अब यहाँ पे एक्सेप्ट एट्रीब्यूट का यूज़ किया है और उसके अंदर हम लोग ने इमेज लिख के लेस देन लगा के स्टार लगा दिया है। अब देखिएगा यहाँ पे ऑडियो या वीडियो अपलोड ही नहीं हो सकती। कैसे, चलिए आपको मैं दिखाता हूँ। इसी चीज़ को मैं ब्राउज़र पे खोलता हूँ, खोलने के बाद में यहाँ पे मैं वीडियो को अपलोड करने का दिखाता हूँ, वीडियो अपलोड नहीं होगी। तो यहाँ पे देखिए सिर्फ ब्राउज पे गए तो यहाँ पे सिर्फ फोटो आ रही है, आपको किसी भी तरीके से कोई भी वीडियो देखने को नहीं मिलेगी। ओके, तो इस तरीके से आप यहाँ पे कोई भी वीडियो को अपलोड नहीं कर सकते हो कुल मिला के। अगर मैं यहाँ पे अपने फ़ोन स्टोरेज पे भी जाता हूँ तो यहाँ पे किसी भी, अगर मैं कोई भी रिकॉर्डिंग पे जाता हूँ या फिर किसी भी कहीं पे भी जाएंगे तो वीडियो हमको देखने को नहीं मिलेगी, और वीडियो मिलेगी भी तो आप अपलोड नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ये यहाँ पे काफ़ी अच्छा फीचर है। मैं यहाँ विडमेट पे जाता हूँ, यहाँ पे मेरे पास कुछ वीडियोस पड़ी होंगी तो देखिए वीडियो शो ही नहीं हो रही हैं, और शो भी अगर आपके वहाँ पे ब्राउज़र पे होंगी तो यहाँ पे आप अपलोड नहीं कर पाओगे। काइन मास्टर पे गया, यहाँ पे मैं यहाँ पे एक्सपोर्ट वगैरह पे जाता हूँ, तब भी यहाँ पे किसी भी तरीके की कोई वीडियो शो नहीं हो रही है। तो आई होप आपको इस फीचर के बारे में समझ में आ गया होगा कि एक्सेप्ट एट्रीब्यूट यूज़ करके आप कैसे यहाँ पे काफ़ी चीज़ों को ऐड कर सकते हो। अब मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ और बताऊँ कि मान लीजिए आपने अभी यहाँ पे एक्सेप्ट एट्रीब्यूट का यूज़ करके यहाँ पे इमेज डालने का ऑप्शन सिर्फ रखा हुआ है कि आप सिर्फ इमेज अपलोड कर सकते हो, पर मान लीजिए आपको वीडियो की भी ज़रूरत है। ठीक है, आप चाहते हो कि इस पर सिर्फ इमेज और वीडियो ही अपलोड हो, ऑडियो अपलोड ना हो, तो यहाँ पे दो चीज़ें आप अपलोड कराना चाहते हो, तो आपको वही चीज़ यहाँ पे करनी होगी कि इमेज लिखा है, अब लेस देन और स्टार लगा है, उसके बाद में आपको यहाँ पे लिख देना दोस्तों, यहाँ पे आपको वीडियो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वीडियो, VIDEO, फिर लेस देन, ध्यान दीजिएगा लेस देन और स्टार। अब यहाँ पे इमेज भी अपलोड हो सकती है, वीडियो भी अपलोड हो सकती है, पर ऑडियो अपलोड नहीं होगी। इस वाले सेक्शन पे आप इमेज अपलोड कर सकते हो, ठीक है, और वीडियो अपलोड कर सकते हो, पर यहाँ पे ऑडियो अपलोड नहीं होगी। ठीक, अगर ऑडियो अपलोड करना है तो आपको वहाँ पे जाकर ऑडियो के लिए भी यहाँ पे कमांड लिखनी पड़ेगी। यहाँ पे ऑडियो लिखना है, ऑडियो लिखने के बाद में लेस देन और स्टार। तो मुझे ऑडियो की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं नहीं लिखूंगा। अब अगर आपको प्रूफ चाहिए तो मैं आपको दिखाता भी हूँ। यहाँ पे जाता हूँ, ओपन इन ब्राउज़र करता हूँ, ओपन इन ब्राउज़र करने के बाद क्रोम पे जाता हूँ, क्रोम पे जाने के बाद में यहाँ पे चूज़ फाइल पे करता हूँ, फाइल्स पे जाता हूँ, और यहाँ पे काफ़ी सारी वीडियोस पड़ी होंगी। मैं यहाँ पे इस पे चले जाता हूँ या फिर अपने SD कार्ड पे चले जाता हूँ। तो यहाँ पे ये देखिए वीडियो है, यहाँ पे सामने आपको दिख रही है, और ये देखिए यहाँ पे अपलोड भी हो चुकी है .mp4, पर पहले यहाँ पे नहीं दिख रही थी। अगर मैं यहाँ पे इसको कमांड को हटा देता हूँ किसी तरीके से, देखिए मैं यहाँ पे वीडियो वाली कमांड को हटा दूंगा तो यहाँ पे फिर वीडियो आपको नहीं शो होगी, आप वीडियो अपलोड नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे फिर मैं रन करता हूँ और इसको ओपन इन ब्राउज़र करता हूँ। ओपन इन ब्राउज़र करने के बाद में अब मैं फिर से वहीं पे जाकर अगर आपको अपलोड करने के लिए दिखाऊँ तो वो वीडियो वहाँ पे शो ही नहीं होगी। अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ और ब्राउज़ पे भी कर देता हूँ, ब्राउज़ करने के बाद में अब यहाँ पे वीडियो शो नहीं हो रही, डाउनलोड पे जाऊँगा तब भी यहाँ पे कोई वीडियो नहीं शो होगी, और डायरेक्ट यहाँ पे SD कार्ड पे ही मैं हूँ आपको दिखा रहा हूँ, तो कोई वीडियो यहाँ पे है ही नहीं, शो नहीं हो रही है। मूवीज़ पे भी जाके देखिए कहीं पे भी शो नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट फीचर्स के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट फीचर है हमारा दोस्तों ऑटो फोकस। ऑटो फोकस बहुत ही यहाँ पे कमाल का है एट्रीब्यूट। इसका कैसे यूज़ करना है हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो ऑटो फोकस का यूज़ देखते हैं। तो अभी यहाँ पे अगर हम फॉर्म को यहाँ पे ब्राउज़र पे ओपन करते हैं तो कुछ इस तरीके का हमारा फॉर्म शो हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट नेम है और ये लास्ट नेम है। तो अब यहाँ पे कर्सर कहीं पे भी नहीं आ रहा है डायरेक्ट, मतलब मैंने जैसे इसको ओपन किया तो इस तरीके के यहाँ पे कोई कर्सर नहीं आ रहा है कि पहले वाले पे आ जाए या फिर दूसरे वाले पे लिखने के लिए कर्सर आ जाए। मान लीजिए अभी हमको कहीं फर्स्ट नेम पे लिखना है तो हमको कर्सर ले जाना पड़ेगा, या फिर सेकंड नेम पे नाम लिखना है तो कर्सर ले जाना पड़ेगा। पर मैं चाहता हूँ कि जैसे ही यहाँ पे फॉर्म ओपन हो तो डायरेक्ट कर्सर फर्स्ट नेम पे आ जाया करे अपने आप। तो ये कैसे करना है, तो यहाँ पे हम लोगों को फर्स्ट नेम पे जाना होगा। यहाँ पे फर्स्ट नेम के अंदर हम लोगों को यहाँ पे लिख देना है ऑटो फोकस, तो AUTOFOCS ऑटो फोकस सिर्फ लिखना होगा। तो इससे होगा क्या कि मैंने आपको बताया कि कर्सर ऑटोमेटिक आ जाएगा। इसको अगर हम लोग नीचे कर ले तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ऑटो फोकस, अब हम लोग यहाँ पे इसको ब्राउज़र के अंदर खोलते हैं और देखिएगा जैसे ही ब्राउज़र के अंदर खोलते हैं तो ये देखिए डायरेक्ट यहाँ पे कर्सर आ चुका है। अभी मैंने इसको प्रेस नहीं किया है पर आप देख सकते हो डायरेक्ट यहाँ फर्स्ट नेम पे कर्सर आ गया है। अगर ये चीज़ मैं लास्ट वाले पे कर देता हूँ तो लास्ट वाले पे आ जाएगा। तो यहाँ पे ऑटो फोकस हटाते हैं और लास्ट नेम वाले ब्रैकेट पे जाते हैं और यहाँ पे हम लोगों को लिख देना है ऑटो फोकस। तो यहाँ पे लिख देते हैं ऑटो फोकस। ठीक है, तो ऑटो फोकस लिख दिया। इसको मैं नीचे ले आता हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ में आए। और ये सारी कोडिंग मैं आपको दोस्तों मोबाइल पे सिखा रहा हूँ। तो ये एक ऐसा चैनल है जहाँ पे आपको पूरी HTML मोबाइल पे सिखाई गई है। तो आपको इसके लिए थोड़ा सा कमेंट करके हमारा मोटिवेशन बढ़ाना चाहिए। यहाँ पे लास्ट नेम पे आया डायरेक्ट आपका यहाँ पे कर्सर, तो
तो आपको समझ में आ गया होगा कि ऑटो फोकस का यहाँ पे क्या यूज़ है। ऑटो फोकस से आप किसी भी पर्टिकुलर किसी भी सब्जेक्ट को टारगेट कर सकते हो। मान लीजिए फर्स्ट नेम को मुझे टारगेट करना है तो मैं उसे कर सकता हूँ। लास्ट नेम पे डायरेक्ट हमको ऑडियंस को टारगेट कराना है कि पहले लास्ट नेम बोलो फिर फर्स्ट नेम भरना, तो लास्ट नेम पे पहले यहाँ पे आ जाएगा कर्सर। तो चलिए अब यहाँ पे नेक्स्ट एट्रीब्यूट के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों नेक्स्ट एट्रीब्यूट हमारा बहुत ही अच्छा है यहाँ पे डिसेबल्ड। डिसेबल्ड का कैसे यूज़ करना है समझते हैं। सबसे पहले मान लीजिए अब यहाँ पे हम लोग फर्स्ट नेम पे अगर जाते हैं तो इसको भी भर सकते हैं और लास्ट नेम को भी भर सकते हैं। तो मान लीजिए मैं फर्स्ट नेम पे जाने के बाद में यहाँ पे पहले ऑटो फोकस हटा देता हूँ, जिससे यहाँ पे काफ़ी चीज़ें आपको डिप करने लगे, सब इजी समझ में आए आपको। और यहाँ पे जाने के बाद में हम लोग लिख देते हैं डिसेबल्ड। तो हम लोग को लिखना है डिसेबल्ड, ठीक। और फर्स्ट नेम पे हम लोगों ने लिख दिया। तो आप देखिए फर्स्ट नेम पे आप नेम नहीं भर पा रहे हो, किसी भी तरीके से आप नेम नहीं भर पाओगे। ये उन कंडीशन पे लागू होता है कि मान लीजिए आपकी वेबसाइट पे फॉर्म आपने बना रखा है और कुछ समय के लिए कुछ मान लीजिए आपके कोई क्रिटिकल कोई प्रॉब्लम आ चुकी है आपके सर्वर के अंदर, या फिर कोई भी चीज़ है जो आप वहाँ पे नहीं भरवाना चाहते हो, उसको ऑफ करना चाहते हो, तो आप डिसेबल्ड का यूज़ कर सकते हो। ऐसा होता है क्या कि मान लीजिए कोई टेक्निकल प्रॉब्लम अचानक आ जाती है सर्वर के अंदर, तो आप डाटा नहीं भरवाना चाहते हो अपने फॉर्म में, पर लोग लगातार फॉर्म में डाटा भर रहे हैं, तो आप उसको रोकने के लिए यहाँ पे डिसेबल्ड का यूज़ कर दोगे तो कुछ देर के लिए वहाँ पे फॉर्म में कोई डाटा नहीं भर पाएगा। अगर मैं यहाँ पे लास्ट नेम पे भी डिसेबल्ड लगा दूँ तो यहाँ पे भी कोई नहीं भर पाएगा। तो इस तरीके से मैं डिसेबल्ड लगा देता हूँ, तो यहाँ पे लास्ट नेम पे भी कोई डाटा नहीं भर पाएगा। इस तरीके से आप फॉर्म में डाटा भराने से रोक सकते हो अपनी ऑडियंस को, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें अभी आपको मैंने बताई जो कि बहुत ही अच्छी है। अब आगे 2 चीज़ें और आपको बताऊँगा। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट एट्रीब्यूट के बारे में जान लेते हैं। नेक्स्ट एट्रीब्यूट का नाम है चेक्ड। अब चेक्ड आप समझ रहे हो तो चेक बॉक्स से रिलेटेड होगा, जो आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि एक चेक बॉक्स नाम का एक एट्रीब्यूट होता है जिससे हम लोग यहाँ पे ऑप्शंस क्रिएट करते हैं यस या नो में स्टेटमेंट लेने के लिए। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ उसका कैसे यूज़ होगा। सबसे पहले यहाँ पे कुछ चीज़ें मैंने यूज़ की उनको हटा देता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे डिसेबल्ड यूज़ किया उसको हटा देता हूँ, यहाँ पे डिसेबल्ड यूज़ किया उसको हटा देता हूँ, और यहाँ पे फाइल वाला ऑप्शन जो मैंने क्रिएट करके रखा हुआ है इसको भी मैं हटा देता हूँ, कोई यूज़ नहीं है। तो आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे चीज़ें भरी भरी ना लगे, बिल्कुल क्लियर साफ समझ में आना चाहिए। और जहाँ पे कोई भी चीज़ अगर आपको ना समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में दोस्तों मैं रिप्लाई देता हूँ, भले थोड़ा सा देर में या जल्दी वो हो सकता है पर आपको रिप्लाई मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पे समझते हैं कि हम लोगों को चेक बॉक्स कैसे क्रिएट करना है। तो चेक बॉक्स क्रिएट करने के लिए सबसे पहले दोस्तों हम लोगों को यहाँ पे थोड़ा सा BR को मैनेज कर लेते हैं और इस तरीके से काफ़ी चीज़ों को सही कर लिया। अब हम लोगों को सबसे पहले इनपुट टैग यूज़ करना होगा। सब चीज़ों में इनपुट टैग यूज़ होता है, तो INPUT आपको लिखना है इनपुट टैग, और इसके अंदर टाइप लिखना है TYPE टाइप, और यहाँ पे आपको जो वैल्यू डालनी है वैल्यू डालनी चेक बॉक्स CHECBOX चेक बॉक्स, ओके। अब यहाँ पे नेम डालना है। नेम में क्या डालेंगे NAME नेम। नेम के अंदर वैल्यू डालेंगे हम लोग, क्या डाल सकते हैं वो आपके हिसाब से। मैं यहाँ पे डालूंगा स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट डालने के लिए सबसे पहले हम लोगों को इक्वल का निशान लगाना होगा और डबल कोटेशन में हम लोग को डालना स्टेटमेंट। तो दोस्तों यहाँ पे स्टेटमेंट लेने के लिए सबसे पहले STATEMENT स्टेटमेंट की स्पेलिंग फिल कर लें, और उसके बाद में दोस्तों हम लोगों को आगे की चीज़ें यहाँ पे लिखनी होंगी। यहाँ पे इनपुट टैग के पहले आपको यस लिखना होगा, 2 ऑप्शन क्रिएट करेंगे यस और एक नो का क्रिएट करना है, ठीक है। तो स्टेटमेंट मैंने लिख लिया है। अब यहाँ पे नीचे आता हूँ, यहाँ पे एक नो के लिए क्रिएट करना है, तो फिर मैंने यहाँ पे इनपुट टैग यूज़ किया। इनपुट टैग यूज़ करने के बाद टाइप एट्रीब्यूट यूज़ किया। टाइप एट्रीब्यूट यूज़ करने के बाद वैल्यू में आपको चेक बॉक्स से लिखना है क्योंकि चेक बॉक्स बना रहे हैं। और यहाँ पे फिर हम लोगों को इस तरीके से नेम एट्रीब्यूट का यूज़ करना है। नेम एट्रीब्यूट का यूज़ करने के बाद में यहाँ पे भी वैल्यू हम लोगों को देनी है स्टेटमेंट, ओके। अब यहाँ पे अगर मैं दिखाऊं आपको तो यहाँ पे यस और नो का यहाँ पे एक चेक बॉक्स आ चुका है कि यहाँ पे तो आप यस पे क्लिक कर सकते हो, नो पे भी क्लिक कर सकते हो, किसी मतलब आपको टिक लगाना है। अब मान लीजिए मैं बाय डिफ़ॉल्ट चाहता हूँ कि ऑटोमेटिक यहाँ पे यस पे टिक लग के आए। जैसे कोई यहाँ पे ब्राउज़र को ओपन करता है और उस फॉर्म पे आता है तो उसको डायरेक्ट यस पे टिक लगा मिलना चाहिए। अगर वो चाहे तो हटा सकता है उसको, पर बाय डिफ़ॉल्ट उसको यहाँ पे यस पे टिक लगा मिलना चाहिए। ऐसा कैसे कर सकते हैं? तो ऐसा करने के लिए दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों को जाना है और फर्स्ट वाला जो स्टेटमेंट है यस वाला, यहाँ पे हम लोगों को लिख देना है चेक्ड, CHECKED चेक लिख दिया। अब इसको ओपन करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट देखिए इसमें यस का ऑप्शन टिक लग के आ रहा है। अगर आपको लगता है कि पहले से लगा था तो मैं इसको हटाकर फिर बैक करता हूँ। जैसे कोड रन करूँगा तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे चेक का ऑप्शन में टिक लग के आएगा। ये एट्रीब्यूट काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है दोस्तों उन चीज़ों में जिनको आपको बाय डिफ़ॉल्ट कराना ही कराना है। मान लीजिए आप अपने ऑडियंस से किसी चीज़ में टिक लगवाना चाहते हो कि ये लगा दे तो लगा ही दे, इस पर आप उसको मतलब एक तरीके से कन्फ्यूज़ करना चाहते हो तो वहाँ पर ये चीज़ यूज़ कर सकते हो। तो चेक्ड आप पहले अगर एट्रीब्यूट
यूज़ कर लेते हो तो वहाँ पे जो भी ऑप्शन है उसमें पहले ही टिक लग के आएगा। अब वो तो अगर उसको चाहे कि हटा दे, नो पे लगा दे, वो बात अलग है, पर वैसे यस पे ही लगा रहेगा। चलिए अब यहाँ पे चेक्ड एट्रीब्यूट यूज़ हो चुका है। मैंने आपको यहाँ पे लगभग काफ़ी सारे एट्रीब्यूट बता दिए हैं, लगभग यहाँ पे 4 से 5 एट्रीब्यूट हो गए हैं। अब और भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, तो चलिए आगे की वीडियो को मैं बढ़ाता हूँ। ओके दोस्तों, जो स्क्रीन पे फालतू के एलिमेंट्स अभी तक हम लोग ने यूज़ किए तो उनको मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया है। अब हम लोग अपने 5वें नंबर के एट्रीब्यूट की तरफ चलेंगे जिसका नाम है फॉर्म। जी हाँ दोस्तों, आप कहोगे कि यहाँ पे तो फॉर्म टैग होता है, क्या फॉर्म एट्रीब्यूट भी होता है? जी हाँ, फॉर्म एट्रीब्यूट भी होता है और वो कहीं कहीं पे जरूरी जगह पे यूज़ किया जाता है। तो एक तुम्हारा ये फॉर्म टैग है जहाँ से हम लोग ये स्टार्टिंग करते हैं फॉर्म बनाने का, तो इसके अंदर सारा फॉर्म क्रिएट होता है। और एक हम लोगों का दोस्तों फॉर्म एट्रीब्यूट होता है, उसका भी यूज़ मैं अभी बताऊंगा। उससे पहले बीच में दोस्तों कुछ नॉइज आ जाती है गलत सलत इधर उधर की, तो उसको आप बिल्कुल हटा दीजिए। आप अपना फोकस यहाँ पे कोडिंग पे कीजिए कि मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ। अगर यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आ रहा तब आप हमसे पूछ सकते हो, और नॉइज की तरफ आपको फोकस नहीं करना है, बिकॉज हम लोग का अभी कोई भी प्रॉपर यहाँ पे सेटअप वगैरह नहीं है। धीरे से सब चीज़ें सही करूँगा, वो बात अलग की है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे बिना समय वेस्ट करते हुए अपने टॉपिक पे आते हैं। अभी यहाँ पे कोड रन करूँ तो इस तरीके का फॉर्म आ रहा है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम और सबमिट बटन। अब थोड़ी देर के लिए हम लोग इस सबमिट बटन को उठाएंगे, यानी सबमिट बटन को, और इसको यहाँ पे बीच में लेके आएंगे। ठीक है, इतना करना है सबसे पहले। तो यहाँ पे आगे क्या करने वाला हूँ मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम लोग को यहाँ सबमिट बटन उठाना है और फॉर्म सहित उठा लेना है आपको, ठीक है। और इसको यहाँ पे हम लोग इसके बीच में लेके आते हैं। तो फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम के बीच में मैं लेके आया और यहाँ पे बी आर यूज़ कर लेंगे। 2 BR यूज़ करने हैं हम लोगों को, तो यहाँ पे BR यूज़ कर लिया। अब मैं अगर आपको दिखाऊँ यहाँ पे कोड रन करके, तो यहाँ पे देखिए ये फर्स्ट नेम, सबमिट बटन और ये लास्ट नेम। अब ये जो लास्ट नेम है ये बिल्कुल अलग हो चुका है। इस लास्ट नेम को बिल्कुल इन लोगों ने अलग कर दिया, अपनी फैमिली से निकाल दिया। कैसे? अगर मैं आपको दिखाऊं तो थोड़ा सा यहाँ पे मेरे पास टेक्स्ट है, इस टेक्स्ट को मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करने के बाद मैं उन दोनों के बीच में उसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। कहाँ पे? सबमिट बटन और लास्ट नेम के बीच में मैं यहाँ पे इसको पेस्ट करने वाला हूँ। इसको नीचे लेके आते हैं और पेस्ट कर दिया। अभी अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये ऊपर एक अलग फॉर्म है और नीचे ये लास्ट नेम यहाँ पे हिडन है। रुकिए मैं इसको क्लियर करता हूँ थोड़ा सा। यहाँ पे हम लोगों को सबसे पहले BR यूज़ कर लेना है। BR टैग बहुत ही नेसेसरी होता है, जगह जगह यूज़ होता है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, मैंने बता रखा है अपनी वीडियोस में। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट नेम और सबमिट बटन यहाँ पे ऊपर है और ये लास्ट नेम नीचे है। अब इसका कोई प्रॉपर एक फॉर्म नहीं है, ये बिना फॉर्म के एलिमेंट है और ये एक प्रॉपर फॉर्म के अंदर एलिमेंट है। कैसे? मैं आपको यहाँ पे कोडिंग में दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे फॉर्म स्टार्ट हुआ है, इस जगह पे ये फॉर्म टैग स्टार्ट हुआ है और यहाँ पे देखिए दोस्तों फॉर्म टैग क्लोज भी हुआ है। यहाँ पे इस जगह देखिए फॉर्म टैग क्लोज हो गया है। तो ये जो फर्स्ट नेम और सबमिट बटन है ये तो एक फॉर्म के अंदर आ रहा है, पर जो ये है यहाँ पे कोई भी फॉर्म नहीं आ रहा है। तो ये इसका यहाँ पे डाटा कहाँ पे जाएगा, इसका कहाँ पे सेव होगा या कि किस फॉर्म के अंदर सेव होगा डाटा जो इस एलिमेंट के अंदर आप फिल करोगे। तो ऐसे सिचुएशन में मान लीजिए आपने बीच में कोई टेक्स्ट आप डालना चाहते हो, कोई पैराग्राफ डालना चाहते हो और उसके नीचे आप कोई एलिमेंट जोड़ना चाहते हो, तो ऐसे सिचुएशन में आपको करना क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पे फॉर्म जो सबसे पहले ऊपर आपने यूज़ किया इसमें आना है, इसकी एक आईडी क्रिएट करनी है। तो आईडी कैसे क्रिएट करनी है? यहाँ पे हम लोगों को आईडी एट्रीब्यूट यूज़ करना है और आईडी में हम लोग मान लीजिए यहाँ पे F1 वैल्यू दे देते हैं। अब हम लोगों को नीचे आना है। नीचे आने के बाद में हमारा अभी ये एलिमेंट जो अकेला बचा है ये किसी फॉर्म के साथ नहीं जुड़ा हुआ है। इसको फॉर्म के साथ जोड़ने के लिए हम लोगों को यहाँ पे फॉर्म एट्रीब्यूट का यूज़ करना है, ना कि फॉर्म टैग का। तो यहाँ पे फॉर्म एट्रीब्यूट का हम लोगों ने यूज़ किया और यहाँ पे ये जो एट्रीब्यूट के अंदर हम लोगों को वैल्यू देनी है वो वही वैल्यू देनी है जो हम लोगों ने यहाँ पे ऊपर दे रखी है। ऊपर कहाँ पे? आईडी में जो वैल्यू दी है F1 वही आपको नीचे सेम दे देनी है यहाँ पे फॉर्म के अंदर आके। तो मैं यहाँ पे F1 लिख देता हूँ यहाँ पे दोस्तों, ठीक है। तो इसको F1 लिखते हैं। F1 लिखने के बाद में अब ये उन्हीं की फैमिली का मेंबर बन चुका है। सॉरी, यहाँ पे F1 लिख दिया। अब जो ये एलिमेंट है ये वाला, ये इन्हीं की फैमिली का मेंबर है। बस इतना है कि इनके बीच में थोड़ी सी दूरियां बन गई है। तो दूरियां बनने से कुछ नहीं होता है, रिश्ते कायम होने चाहिए। ये यहाँ पे जो ये है ये दोनों का डाटा एक ही फॉर्म के अंदर जाएगा। आप इसमें जो अपना यहाँ पे इनपुट फुल करोगे और इन पे जो इनपुट फुल करोगे, जब ये सबमिट बटन दबाओगे तो ये एक ही फॉर्म के अंदर दोनों सेव होंगे जाके। तो इससे ये नहीं है कि इनके बीच में अगर आप कुछ टेक्स्ट लिख देते हो और स्पेस आ जाता है तो इनके बीच में दूरियां बन जाएंगी, ऐसा नहीं है। क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे आईडी यूज़ कर रखी है, इस आईडी से इसका डाटा
और यहाँ पे नीचे वाले का डाटा दोनों का एक ही सबमिट बटन से सेव होगा जाके। तो ये हमारा फॉर्म एट्रीब्यूट था। इसको जब हम लोग यूज़ करते हैं ऐसे सिचुएशन में कि मान लीजिए आपको यहाँ पे मैं यहाँ पे बताऊँ कि किसी तरीके से आपको दो चीज़ों के बीच में, दो एलिमेंट के बीच में आपको काफ़ी स्पेस चाहिए या फिर टेक्स्ट चाहिए, तो ऐसे सिचुएशन में उनका बीच में से रिश्ता बिगड़ जाएगा। तो रिश्ता बनाए रखने के लिए हम लोगों को फॉर्म एट्रीब्यूट यूज़ करना होता है। तो काफ़ी चीज़ें आपको यहाँ पे क्लियर हो रही होंगी। अब जल्दी से हम लोग दोस्तों पहले वाले सिचुएशन में आ जाते हैं और आपको एक एट्रीब्यूट अभी और बताना है जो कि बहुत ही मज़ेदार है दोस्तों। उसको जानने के लिए आपको थोड़ा सा और नॉलेजेबल बनना पड़ेगा। देखिए मैं यहाँ पे बहुत ही क्लियर तरीके से आपको उसको बताऊंगा, बस थोड़ा सा उसमें क्रिटिकल ये है कि काफ़ी ज़्यादा चीज़ें यूज़ की गई हैं, तो ध्यान से समझिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट एट्रीब्यूट में हम लोगों को समझने से पहले थोड़ा आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें समझाने वाला हूँ, उनको आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। तो नेक्स्ट एट्रीब्यूट में हम लोग समझेंगे ये चीज़ कि मान लीजिए हमारे पास दो सर्वर हैं, ठीक है, सर्वर 1 और सर्वर 2, ठीक है, दो सर्वर हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग ने जो मान लीजिए फॉर्म बनाया हुआ है, इसका डाटा मैं सर्वर 1 पे भी भिजवाना चाहता हूँ और सर्वर 2 पे भी भिजवाना चाहता हूँ कि मतलब जो डाटा सेव हो सर्वर 1 पे भी सेव हो जाए और सर्वर 2 पे भी सेव हो जाए। तो ऐसी सिचुएशन में हम लोगों को करना क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। ये जो डाटा है इसके लिए दो बटन बनानी पड़ेंगी। दो बटन बनाने के लिए हम लोगों को यहाँ पर फॉर्म एक्शन नाम का एट्रीब्यूट यूज़ करना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग समझते हैं जल्दी जल्दी क्या चीज़ें यहाँ पर करनी है। बस आपको मेरे को फॉलो करते रहना है और कहीं ना समझ में आए तो कमेंट करना है। और यहाँ पे चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोगों को इसके लिए दो सर्वर के लिए दो पेज बनाने पड़ेंगे। पहला पेज पहले सर्वर के लिए, दूसरा पेज दूसरे सर्वर के लिए। तो यहाँ पे आते हैं, अभी हमारे पास सिर्फ एक पेज है index.html, एक और बनाना पड़ेगा। तो जल्दी से हम लोग आते हैं, न्यू फाइल पे क्लिक, यहाँ पे लिखा और हम लोगों को लिखना है यहाँ पे सर्वर 1.html, इतना लिखा और यहाँ पे क्रिएट किया। तो ये जो फाइल बन गई है सर्वर 1 के लिए बन गई है और सर्वर 2 के लिए एक और बनानी पड़ेगी। तो यहाँ पे लिखना सर्वर 2, ठीक है, .html, स्पेस हटा देते हैं, स्पेस की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे .html, आप HTML भी यूज़ कर सकते हो पर HTML न्यू वर्जन है तो आपको लिखना पड़ेगा, अच्छा लगता है देखने में। अब यहाँ पे दो बन गए। ये जो हमारा सेकंड वाला है ये यहाँ पे बॉडी में हम लोग डाल भी देते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पे H3 यूज़ कर लेता हूँ। H3 यूज़ करने के बाद में या फिर H2 यूज़ करता हूँ और लिख देता हूँ सर्वर 2, ठीक है। तो इससे हम लोगों को पता चलेगा सर्वर 2। ओके, अब यहाँ पे एक पैराग्राफ भी लिख देता हूँ, थोड़ा सा समय लगेगा पर आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो पैराग्राफ में हम लोगों को यहाँ पे लिखना है थैंक्स फॉर सबमिट फॉर्म, ठीक, इतना लिख दिया हम लोगों ने। इसको अगर रन करते हैं तो कुछ इस तरीके आ रहा है, सर्वर 2 थैंक्स फॉर सबमिट फॉर्म, और ऊपर आप देख सकते हो सर्वर 2.html फाइल रन हो रही है, ठीक है। और यहाँ पे हम लोगों को सबसे पहले अगर टाइटल में भी जाए तो हम लोग दे सकते हैं सर्वर 2। ओके, रन करते हैं तो यहाँ पे देखिए सर्वर 2 आपको ऊपर देखना है, ठीक है। और यहाँ पे भी आप देख सकते हो। अब हम लोगों को सर्वर 1 पे जाना है, यहाँ पे भी हम लोगों को इसी तरीके कर लेना है जिससे आपको समझ में आ जाए। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं सर्वर 1, ओके। और यहाँ पे हम लोग H3 या H2 यूज़ करते हैं, H2 हेडिंग होती है तो H2 हेडिंग यूज़ की और यहाँ पे लिख देते हैं सर्वर 1, ओके, इतना लिख दिया। अब यहाँ पे पैराग्राफ ले लेते हैं। एक पैराग्राफ लेने के बाद में यहाँ पे लिखते हैं थैंक्स फॉर सबमिट फॉर्म, इतना लिख दिया, ओके। अब इसको रन करके देखते हैं तो एक सेकेंड, रीडिंग फाइल फेल्ड, ओके। तो यहाँ पे इसको फॉरवर्डन करना पड़ेगा थोड़ा सा। यहाँ पे देखो होता क्या है ना कि जल्दीबाजी में आप लोग कोई काम करते हो तो आपका सही से नहीं होगा। तो चलिए इसको मैं क्लियर करता हूँ, रन किया इसको, ओके। अब यहाँ पे थैंक्स फॉर सबमिट फॉर्म, ये पैराग्राफ है, ये हमारा उसका सर्वर 1 की हेडिंग है जो हम लोग ने दी थी, हेडिंग 3, और ये हमारा सर्वर 1 का पेज है, ओके। अब यहाँ पे आते हैं index.html मतलब होम पेज पे। अब इसको हम लोगों को कैसे सेट करना है, तो सबसे पहले फॉर्म है, फॉर्म पे हम लोगों को जाना है और यहाँ पे हम लोगों को सबसे पहले लिखना है एक्शन। तो एक्शन एट्रीब्यूट होता है, एक्शन लिखा, एक्शन के अंदर हम लोग को डालना है सर्वर 1.html, मैंने इसको लोकेशन दे दी। अब ये जो यहाँ पे फर्स्ट वाला है सबमिट बटन, इसको जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हो, मान लीजिए मैं यहाँ पे अपना नेम भर देता हूँ थोड़ी देर के लिए और इस तरीके से सबमिट किया तो ये सर्वर 1 पे चला जाएगा, ओके। अब इसी तरीके सर्वर 2 के लिए भी हम लोगों को एक बटन बनानी पड़ेगी, जहाँ पे डाटा हम लोग सेव करें तो वो सर्वर 2 पे जाए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आते हैं और इसको मैं यहाँ पे जो सबमिट वाला पूरा कोडिंग है इसको मैं यहाँ पे कॉपी करूँगा, ठीक है। और कॉपी करने के बाद में यहाँ पे मैंने कॉपी किया
और कॉपी करने के बाद में नीचे आता हूँ, नीचे आने के बाद इसको पेस्ट किया। अब यहाँ पे वैल्यू लिखा है तो सबमिट टू, यहाँ पे एस कैपिटल कर देता हूँ तो उसको और अच्छा लगेगा, सबमिट टू सर्वर 2, ठीक है, इतना कर दिया। अब यहाँ पे हम लोगों को फॉर्म जो ये मतलब ये कंप्लीट हो चुका है, इसके अंदर फॉर्म एक्शन नाम का एक एट्रीब्यूट यूज़ करना पड़ेगा। तो फॉर्म एक्शन नाम का एट्रीब्यूट कैसे यूज़ करना है मैं आपको दिखाता हूँ, बस 1 सेकंड रुकिए, इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पे अच्छे से क्लियर कर लेता हूँ जिससे आपको समझ में आए। और यहाँ पे ठीक, अब यहाँ पे हम लोगों को फॉर्म के ही अंदर यहाँ पे सर्वर 2 के अंदर लिखना है फॉर्म एक्शन। तो फॉर्म एक्शन इतना लिखने के बाद में हम लोगों को यहाँ पे वैल्यू के अंदर देना है server2.html, यहाँ पे server2.html इतना लिखा। अभी हमारा जो नेक्स्ट यहाँ पे बटन बना हुआ है ये काफ़ी BR मैंने बीच में यूज़ किए हुए हैं, इस वजह से आ रहा है ऐसे, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको एक BR को हटा देता हूँ, यहाँ एक BR बहुत है इसके लिए, ठीक है, इतना कर लिया। अब यहाँ पे हम लोग उसको रन करते हैं। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे मैंने जो डाटा फिल किया है, मान लीजिए ये server2.html पे क्लिक करूँगा तो ये सर्वर 2 पे चला जाएगा, और सर्वर 1 पे क्लिक सबमिट 1 पे क्लिक करूँगा तो सबमिट 1 पे क्लिक करूँगा तो फर्स्ट वाले सर्वर पे जाएगा, और सबमिट 2 पे क्लिक करूँगा तो सेकंड वाले पे जाएगा। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी यहाँ पे देखने को लगती है। तो यहाँ पे मैं सर्वर 2 को हटा देता हूँ जो ये लिखा हुआ है, और इसको थोड़ा सा मैं मैनेज करके ऐसे सही कर देता हूँ। ओके, अब इसको रन करते हैं। तो यहाँ पे जो भी डाटा है इसको मैं यहाँ पे फिल करता हूँ, फिल करने के बाद में यहाँ पे सबमिट करता हूँ। ओके, दोस्तों उसको सेव करते हैं। बीच में थोड़ी सी कॉल आई थी तो मैंने उसको कॉल के लिए आपकी वीडियो को पॉज कर दी थी। तो पॉज करने के बाद में मैंने इसकी जो बटन है ये यहाँ पे थी, उसको मैंने यहाँ पे रिसाइज करके ऊपर ले आया हूँ, ठीक है। अब देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब इसको सेव करते हैं, सबमिट टू सर्वर 2, यहाँ पे सर्वर 2 पे यहाँ पे सेव हो गया है। अब इतनी कोडिंग में आप हो सकता है कहीं कहीं थोड़ा बहुत कन्फ्यूज हो गए, तो उसको मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन भी करूँगा। जैसे कि मेरी खासियत है, मैं आपको अगर इस चैनल पर पहले से हो तो जानते होगे कि मैं जो करता हूँ उसको अच्छे से समझा भी देता हूँ कि आप भी कर लो। फॉर्म टैग यूज़ किया गया था। फॉर्म टैग के अंदर आपको एक्शन एट्रीब्यूट यूज़ करना है। एक्शन एट्रीब्यूट के अंदर आपको जो server1.html फाइल बनाई थी उसकी आपको लोकेशन दे देनी है वैल्यू के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे आपने फर्स्ट नेम का एक कॉलम बना रखा है, पूरा एलिमेंट जिसके अंदर आप नाम डालते हो, पहला नाम, ठीक है। फिर यहाँ पे BR यूज़ किया, मतलब स्पेस आ जाए इसलिए। फिर लास्ट नेम का आपने पूरा एक एलिमेंट बना रखा है जिसके अंदर आप अपना लास्ट नेम मतलब सर नेम डालते हो, ठीक है। और उसके बाद हम लोग ने यहाँ पे BR यूज़ कर रखा है। अब उसके बाद में हमने 2 इनपुट मतलब सबमिट बटन बनाए, इनपुट टैग का यूज़ करके सबमिट बटन बनाए। पहला सबमिट बटन ये है 1 और दूसरा ये है 2, ठीक है। तो अब इसमें क्या खासियत है कि जो सबमिट 1 वाला बटन है इसको जब दबाओगे तो ये सर्वर 1 पे लेके जाएगा, ठीक है। और जो दूसरा हम लोगों ने बनाया है इसको जब हम लोग क्लिक करते हैं दूसरे वाले को तो ये सर्वर 2 पे लेके जाएगा। अब ये किस तरीके लेके जा रहा है, क्योंकि बाकी तो सेम कोडिंग यहाँ तक की है ही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या अलग है, ये सर्वर 2 पे कैसे लेके जा रहा है तो आपको समझना होगा। इनपुट टैग तो यूज़ हुआ है, टाइप एट्रीब्यूट यूज़ हुआ है, सबमिट बटन है इसलिए हम लोगों ने सबमिट यूज़ किया है। वैल्यू के अंदर यहाँ पे आप देख रहे हो सबमिट पड़ा हुआ है, यहाँ पे मैंने लिखा सबमिट टू सर्वर 2, जिससे जो हमारी ऑडियंस है, जो पब्लिक है, जो वेबसाइट के अंदर आएगी उसको पता चलना चाहिए कि सर्वर 2 पे जाना है इस वाले को क्लिक करके। अगर डाटा हमको सर्वर 2 पे सेव करना है तो हम लोग ये वाली बटन यूज़ करें। उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पे यूज़ हुई है फॉर्म एक्शन नाम का एट्रीब्यूट। फॉर्म एक्शन नाम का एट्रीब्यूट यहाँ पे हम लोग ने इसलिए यूज़ किया है कि इसके अंदर हम लोगों ने server2.html फाइल का लोकेशन दिया है कि जब ये मान लो क्लिक होता है तो सर्वर 2 वाली जो वेबसाइट थी, जो सर्वर 2 वाला पेज था उस पर चले जाएं। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे आते हैं। अब मान के यहाँ समझते हैं कि हम लोगों ने यहाँ पे कोई डाटा भर दिया है, अब हमको पहले वाले सर्वर पे भेजना है तो सबमिट बटन 1 पे हम लोगों को क्लिक करना है। अब अगर ऑडियंस को अपना डाटा दूसरे वाले सर्वर पे भेजना है तो सेम डाटा लिखने के बाद सर्वर 2 वाली बटन पे क्लिक कर देना है। तो ये है कि मान लीजिए हम लोगों ने यहाँ पे पहले वाले पे भेजना है तो हमने डाटा यहाँ पे लिखा, अपना कुछ भी इन्फॉर्मेशन लिख दी XYZ और सबमिट 1 पे क्लिक किया तो सर्वर 1 पे आप चले गए, ठीक है। इसी तरीके अगर हम लोगों ने यहाँ पे कुछ लिखा और सबमिट 2 पे क्लिक किया तो सर्वर 2 पे चले गए। तो आई होप आपको यहाँ पे काफ़ी चीज़ें समझ में आई होंगी। काफ़ी ज़्यादा मैंने इस चीज़ को डिटेल में बताने की कोशिश करी है। अब एक एट्रीब्यूट और हमारा लास्ट बचा है जो कि हमारा लिस्ट एट्रीब्यूट है। लिस्ट एट्रीब्यूट बहुत ही सिंपल सा है, बस आपको ध्यान से समझना है और बहुत ज़्यादा यूज़ भी किया जाता है फॉर्म के अंदर। तो चलिए मैं आपको समझाता हूँ जल्दी जल्दी। और ये जो सेकंड वाला मैंने बना रखा है इसको मैं हटा देता हूँ, कोई काम नहीं है। तो आपको बस समझाने के लिए मैंने यहाँ पे कोड किया था। तो लिस्ट एट्रीब्यूट के अंदर क्या क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। लिस्ट के अंदर जैसे कि नाम से आपको पता चल रहा है कोई लिस्ट तैयार होती है, बिल्कुल लिस्ट तैयार होगी। किस चीज़ की वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ की लिस्ट तैयार करना चाहते हो। तो अभी यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि यहाँ पे हम लोग के पास एक फर्स्ट नेम, एक लास्ट नेम, एक सर्वर है, एक सबमिट बटन है, सॉरी। तो यहाँ पे जो हम लोग ने
फर्स्ट नेम की यहाँ पे फॉर्म पे एक्शन लगाया तो इसको हटा देते हैं। बिल्कुल क्लियर एंड सिंपल रखना है कोड को, बिल्कुल भी यहाँ पे आपको ये कन्फ्यूजन ना हो कि कहाँ मैंने क्या चीज़ किया है, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट नेम एलिमेंट है, सेकंड नेम और ये सबमिट बटन। अब हम लोगों को यहाँ पे एक लिस्ट बनानी है, तो लिस्ट बनाने के लिए भी हम लोग को इनपुट टैग यूज़ करना होगा, आप जानते हो। तो सबसे पहले हम लोग काहे की लिस्ट बनाएंगे, गर्मी के मौसम में कोल्ड ड्रिंक की लिस्ट बनाते हैं कि कौन सी कोल्ड ड्रिंक लेनी है हमको। तो यहाँ पे लिखते हैं ड्रिंक्स, DRINK ड्रिंक्स। ओके, बिल्कुल बच्चों के तरीके में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि मेरी बताई हुई चीज़ आपके समझ में आए। नहीं तो वीडियो तो सभी बना देते हैं, फिर अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो क्या फिर उस चीज़ का बनाने का मकसद ही क्या रह जाएगा। अब यहाँ पे लिस्ट एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे, जो हमने आपको अभी बताया। लिस्ट एट्रीब्यूट वैल्यू के अंदर हम लोगों को देना क्या है, वैल्यू के अंदर हम लोग ड्रिंक डाल देते हैं शॉर्ट फॉर्म में, तो हम लोगों ने ड्रिंक डाल दिया। ओके, अब यहाँ पे हम लोगों को लिस्ट कैसे तैयार करनी, अब यहाँ पे मेन तरीका शुरू होने वाला है। सबसे पहले हम लोगों को एक और टैग का यूज़ करना है, डाटा लिस्ट। तो डाटा लिस्ट का यूज़ करेंगे इस तरीके से। डाटा लिस्ट का क्लोज भी होता है, तो इसको हम लोग यहाँ पे क्लोज लगा के इसको क्लोज करेंगे। अब क्लोज के जो थोड़ा सा स्पेस ले लेंगे बीच में ऐसे इस तरीके से, और यहाँ डाटा लिस्ट के अंदर आईडी देनी होती है। आईडी क्या करती है, आईडी कनेक्ट करती है। कनेक्ट करने का क्या मतलब, ये जो हमारा इनपुट टैग का लिस्ट है इससे इसको डाटा लिस्ट को कनेक्ट कर देगी। तो हम लोगों ने यहाँ पे वैल्यू के अंदर क्या दिया, ड्रिंक दिया है, तो यहाँ पे आईडी के अंदर भी हम लोग को ड्रिंक लिखना होगा। सेम आपको स्पेलिंग लिखनी होगी, कुछ गलत नहीं करना है। तो DRNK ड्रिंक लिख दिया। ओके, अब यहाँ पे सेम देखिए, ये वाला जो लिस्ट है और ये वाला जो टैग है ये आपस में कनेक्ट हो चुके हैं इस आईडी के जरिए, ठीक है। तो इतना आपको बिल्कुल डिटेल में मैं समझा रहा हूँ। अब हम लोगों को यहाँ पे लिस्ट तैयार करनी है। लिस्ट तैयार करने के लिए हम लोगों को ऑप्शन टैग का यूज़ करना होगा। कहते हैं ना कि टैग के अंदर टैग होते हैं, जैसे कि हम लोग के घर में बर्तन के अंदर बर्तन रख दिए जाते हैं, बड़े कटोरे के अंदर छोटा कटोरा, छोटे कटोरे के अंदर छोटी कटोरी, इस तरीके से करके हम लोग रखते हैं ना, वैसे टैग के अंदर टैग्स हम लोग यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले ऑप्शन टैग यूज़ करेंगे, तो OPTIN ऑप्शन। और ऑप्शन टैग दोस्तों यहाँ पे क्लोज नहीं होता है, ठीक। तो मैं आपको बता दूं ये नॉन क्लोजेबल टैग है। वैल्यू में आपको क्या देना है, वैल्यू में आपको कोल्ड ड्रिंक का नाम देना है। तो हम लोग पहले कोल्ड ड्रिंक का नाम दे देते हैं लिम्का, जो कि मेरी फेवरेट है, ठीक है, लिम्का। ओके, अब यहाँ पे सेकंड पे चलते हैं। सेकंड ऑप्शन, यहाँ पे 3 ऑप्शन रख के मैं आपको दिखाऊंगा, आप ज़्यादा भी रख सकते हो। ओके जी, ठीक है। तो यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे टैग को ओपन करते हैं, ऑप्शन। और ऑप्शन के बाद में हम लोगों को यहाँ पे वैल्यू देनी है। वैल्यू में अब यहाँ पे कोई और कोल्ड ड्रिंक का नाम रख लेते हैं, मान लीजिए पेप्सी। पेप्सी भी अच्छी होती है तो पेप्सी रख लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद में अब हम लोगों को यहाँ पे एक और टैग ऑप्शन का यूज़ करना है, इसके अंदर वैल्यू देनी है। सेम आपको करना है। सेम करने के बाद में अब लोग यहाँ पे हम लोग कोका कोला रख लेते हैं, जो कि काफ़ी पुरानी हो चुकी है कोका कोला, ठीक है। इतना लिख दिया। अब हम लोग को इसको चेक करना है कि हमारा काम हो रहा है कि नहीं हो रहा सही से। तो यहाँ पे इस तरीके का यहाँ पे एक सबमिट बटन इधर आ रहा है, तो उसको हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे BR टैग का यूज़ करेंगे। तो BR। अब यहाँ पे हम लोगों को ड्रिंक के लिए देखिए यहाँ पे ऑप्शन मिल रहे हैं। आप लिम्का चूज़ कर सकते हो, यहाँ पे पेप्सी चूज़ कर सकते हो। देखिए मान लीजिए लिम्का चूज़ करना है तो लिम्का कर लिया। अगर लिम्का मेरे को नहीं चूज़ करना है तो मैंने लिम्का को हटाया, यहाँ पे पेप्सी चूज़ कर लिया। पेप्सी भी चूज़ नहीं करनी है तो मैंने उसको हटाया, कोको कोला चूज़ कर लिया। तो यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन इस बटन से देखने को मिलते हैं। यहाँ पे जैसे आप क्लिक करोगे तो आपको तीनों ऑप्शन मिल जाएंगे जो आपने वहाँ पे दिए। आप और बढ़ा सकते हो, यहाँ पे लिम्का, पेप्सी, कोको कोला की जगह माजा, स्लाइस, ड्यू और भी चीज़ें यहाँ पे ऐड की जा सकती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको और मतलब और अलग तरीके से भी बना सकते हो। मान लीजिए यहाँ पे ड्रिंक लिखा, फिर यहाँ पे एक ऑप्शन बनाओ एनर्जी ड्रिंक, ठीक है, जो आपको मान लीजिए रेड बुल वगैरह होती हैं उनके लिए बना सकते हो। तो आप काफ़ी इसको इनोवेट कर सकते हो अपने हिसाब से। तो आज के दिन मैंने बहुत से मतलब लगभग 6 एट्रीब्यूट आपको मैंने शायद बताए हैं यहाँ पे। तो 6 के 6 आपको बिल्कुल रिवाइज कर लेने हैं और काफ़ी ज़्यादा ये यूज़ किए जाते हैं दोस्तों। मैं जो भी चीज़ें यहाँ पे बताता हूँ वो यूजुअल होती है, ओके। अगर आप इनको ध्यान नहीं दोगे तो आप भूल जाओगे, इसको आपको रिविजन आज ही करना है। तो कौन कौन से एट्रीब्यूट मैंने बताया आपको रिविजन करा देता हूँ। मैंने एक्सेप्ट एट्रीब्यूट के बारे में बताया। एक्सेप्ट से आप किसी भी वीडियो या इमेज को आप जोड़ सकते हो कि मतलब अगर आपको कोई डाटा चूज़ करना है, कोई फाइल चूज़ करनी है तो ये तो वीडियो चूज़ हो या तो इमेज चूज़ हो, उसमें आप यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हो। ऑटो फोकस मैंने बताया, ऑटो फोकस द्वारा आप कर्सर को वहाँ पे फोकस करा सकते हो कि कौन सा ब्रैकेट पहले फिल किया जाए, यहाँ पे फर्स्ट वाला पहले या सेकंड वाला पहले, ठीक है। और उसके बाद में मैंने आपको डिसेबल्ड बताया। डिसेबल से आप किसी भी कॉलम को डिसेबल कर सकते हो। उसके बाद मैंने चेक्ड बताया। चेक्ड क्या होता है कि जो चेक बॉक्स आता है तो आप उसमें ऑटोमेटिक पहले से ही टिक लगा सकते हो, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको फॉर्म बताया।
फॉर्म से क्या होता है कि आप मान लीजिए इन दोनों के बीच में कोई भी कंटेंट डाल देते हो तो ये दोनों का कनेक्शन टूट जाएगा। तो उसके लिए आप कैसे इसको कनेक्शन जोड़ सकते हो आईडी के माध्यम से। और उसके बाद में ये सारे बताने के बाद में मैंने आपको लास्ट में बताया फॉर्म एक्शन बताया। फॉर्म एक्शन से क्या होता है कि मान लीजिए 2 सर्वर है, आप सर्वर 1 सर्वर 2 आप अपना डाटा इस पर भी भिजवाते हो, इस पर भी भिजवाते हो, तो आप यहाँ पे 2 सबमिट बटन लगा सकते हो, ठीक है। और लास्ट में आपको मैंने लिस्ट एट्रीब्यूट बताया जो कि बहुत ही मज़ेदार है दोस्तों, मतलब कह ही नहीं सकते कि इसमें बहुत सारे ऑप्शन दिए जा सकते हैं और भी चीज़ें ऐड की जा सकती हैं। ड्रिंक की बजाय आप चिप्स भी लगा सकते हो और भी उसको मतलब कॉलम बाइज कॉलम डिवाइड कर सकते हो। तो आज की वीडियो कैसी लगी आपको लाइक करके बताना है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, जिससे हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता है। और मैं आपको बताऊं कि अगर आप मेरे पुराने व्यूअर हो तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी मेरे बोर्ड एग्जाम चल रहे हैं। मेरे बोर्ड एग्जाम लगभग यहाँ 11 तारीख को खत्म हो जाएंगे। 11 के बाद में इस चैनल पर क्या क्या आने वाला है, CSS का कोर्स आएगा सबसे पहले, उसके साथ आपको कैरियर रिलेटेड वीडियोस आएंगी। कैरियर रिलेटेड वीडियोस के साथ आपको टेक की वीडियोस तो मिलती ही रहेंगी। और कोर्स किस किस के मतलब CSS का कोर्स, उसके बाद में हो सकता है C लैंग्वेज का कोर्स आएगा जहाँ तक आएगा, और JS का मतलब जावास्क्रिप्ट का भी कोर्स आएगा। और HTML के अंदर 2 या 3 वीडियो कुछ बची हुई हैं, उनको मैं कंप्लीट कर दूंगा। तो कुल मिला के वीडियो का भंडार आने वाला है, बहुत से कोर्स। और पाइथन की भी डिमांड चल रही। पाइथन का कोर्स मैं अलग तरीके से बनाना चाहता हूँ, बिल्कुल अलग से एनिमेशन के माध्यम से, जहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आए कि आपको मतलब मैं जो पढ़ा दूँ ना वो हमेशा आप भूलो नहीं। इस तरीके से मैं पाइथन को डिजाइन करूँगा। और अभी जो कोर्स आएंगे उनको आप करते चलो। आपको इस चैनल पे बिल्कुल हिंदी लैंग्वेज में बच्चों की भाषा में कोडिंग सिखा के मैं रहूँगा, ये मैं दावा करता हूँ। आज की वीडियो में इतना ही था। थैंक्स फॉर फ्रेंड। जय हिंद, जय भारत।